हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉय, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। और मेरा वीडियो लगभग 20-22 चला गया है, जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है। और मैंने कहा था कि एक विस्तृत और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश होगी हिस्ट्री को। आपको एक चीज़ हम समझाना चाहते हैं इसके संदर्भ में। एक मिनट। ये है कि जैसे कि ये 20वां या 21वां वीडियो होगा हमारा, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित तीसरा वीडियो होगा। तो इसमें एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे हमारा वीडियो आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा जा रहा है, या फिर हमको लगता है कि 5-6 वीडियो ये में कंप्लीट होगा ये पूरा एक चैप्टर हिस्ट्री का, तो बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। और इतना ज़्यादा वीडियो पर देने का क्या मतलब निकल कर आता है सामने। तो एक बात हम समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि 5 वीडियो में हमने पूरे मौर्य साम्राज्य को पढ़ाया, जिसमें कि 40-40 मिनट का एक वीडियो होगा। 40-40 मिनट का एक वीडियो मतलब कि 40 × 5 = 200 मिनट का पूरा एक चैप्टर हो गया। तो कितने देर का हो गया फिर? 3 घंटा 20 मिनट का लगभग एक चैप्टर पे जाएगा आपका। तो 3 घंटा 20 मिनट का एक चैप्टर सब चैप्टर नहीं होंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि प्राचीन इतिहास से हम लोग 15 चैप्टर अगर पढ़ते हैं, तो 15 15 चैप्टर पे सभी पे 3-3 घंटा आपके नहीं जाएंगे। मौर्य साम्राज्य बड़ा चैप्टर है जिसको अच्छे तरीके से समझना होता है। यहाँ से कंसेप्ट विकसित होता है, चूंकि यहीं से चीजें पकड़नी होती है, चीजों को हिस्ट्री में एक क्रम बनाकर। अगर मान लेते हैं कि टोटल हमारा 100 वीडियो पूरा हिस्ट्री से होता है, तो 100 वीडियो 40-40 मिनट का कितना हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिए। 100 वीडियो 40 मिनट का यानी 4000 मिनट हो जाएंगे। यानी कि 6 6 36 60 घंटा या 65 घंटा के आसपास पूरा हिस्ट्री से हमारा वीडियो रहेगा। अगर 60-65 घंटा आप देने के लिए तैयार नहीं है हिस्ट्री पे, जिसका वेटेज लगभग हर एक एग्जाम में 25% के आसपास तक जाता है, या मेंस हो या पीटी हो, तो फिर आपका तैयारी करना एक तरह से कहीं ना कहीं बेईमानी कहलाएगी, बेमानी कहलाएगी। तो ये चीजें समझना है। और 60-65 घंटा देने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट होता है बुक पे आने के बाद, या फैक्ट्स को कैप्चर करने के लिए, याद करने के लिए किस तरह से अप्रोच विकसित होता है या इनहेंस होता है, वृद्धि होता है आपके सोचने समझने की शक्ति में, या फिर पढ़ाई को एक किस तरह से बेजोड़ तरीका से पिकअप दिया जाए, ये चीजें जब समझ कर आती है 60-65 घंटा में, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है 60 घंटा पूरे हिस्ट्री को देने के लिए, अगर कोई शुरू से तैयारी करना चाहता है तो। और जिसका तैयारी हो चुका है वो तो स्पीड में बढ़ाकर भी वीडियो देख सकता है इस चीज को। लेकिन हमारा एक ही टारगेट होगा कि कोई भी अ, अभी तक जिस तरह से वीडियो नहीं गया है अभी तक, हमारे कहने का मतलब एक चीज तो ये हो गए, ये क्लियर कर दिया। दूसरा चीज आपको लग रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड पे अभी मार्कर से 2023 में हम पढ़ा रहे हैं, जबकि डिजिटल बोर्ड का पूरा मार्केट चारों तरफ है। यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कंटेंट भी दे रहे हैं वो भी डिजिटल बोर्ड पे ही आ रहे हैं, तो हम क्यों व्हाइट बोर्ड पर पढ़े। एक चीज और हमको अभी लग रहा है कि व्हाइट बोर्ड पे जितना बढ़िया लिखकर एक तरह से फ्रेम बनाकर आपके साथ हम डिस्कस कर ले रहे हैं, उस तरह से हम हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड पे नहीं कर पाए। ये हमको लगता है कि जिस तरह से एक एक पॉइंट लिख कर हम डिस्कस कर देते हैं, उतना आसान नहीं होगा डिजिटल बोर्ड पे। डिजिटल बोर्ड कोई ये नहीं है कि आपको चीजें मॉडर्न में मिल जाएगी तो जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़िए या आप व्हाइट बोर्ड मार्कर पे पढ़िए। दूसरा चीज और तीसरा चीज हो, एक और कमी नजर आ रही है हमको कि हमारा आवाज को लेकर थोड़ा स्पीड स्पीड जो है अभी अच्छा नहीं है, बीच बीच में इंटरप्ट हो रहा है, या थोड़ा सा आपको तकलीफ महसूस हो रही होगी। तो उसके लिए अभी इम्प्रूवमेंट है, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये चीजें, हमारी गलतियां जो है वो जल्दी से जल्दी कवर कर लिया जाए। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि 60 या 65 घंटा आप दे देंगे तो हमें विश्वास है कि आप हिस्ट्री में कहीं रुकिएगा नहीं। और हिस्ट्री बेसमेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं
चूंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट के रूप में सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ने को मिलता है। किसी भी लेवल पे आप जाइएगा, तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाइएगा, फिर कंपटीशन के लेवल पे, या पीसीएस हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, मतलब यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या ग्रुप बी के जो भी जॉब हैं, जितने भी जॉब है, उसमें हिस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण ही अपना भूमिका निभाता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख लेते हैं, का टॉपिक देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य से तीसरा वीडियो है हमारा। इसमें हम बता चुके थे कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था, किस तरह से आया था, वो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। इसके आगे का हम लोग देख रहे थे कि अशोक का अभिलेख जो मुख्य स्रोत के रूप में जहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है, और जहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है किसी भी साम्राज्य वंश के बारे में, जिस स्रोत से इतिहास का वर्णन किया गया है, अगर उस स्रोत के बारे में ही हम लोग जान लेंगे तो फिर वहीं से जानकारी लिखी गई है, तो स्रोत के बारे में ही हम अगर हम लोग जान लेंगे तो फिर चीजें खत्म ही हो जाएंगी, थोड़ा बहुत शासक से बच जाएंगे, जो कि एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो स्रोत मुख्य रूप हो जाते हैं और यहाँ से चीजें छूट जाती हैं। तो अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग देखे थे। उसके बाद से अशोक के अभिलेख में तीन मुख्य रूप से आते हैं, एक अशोक के शिलालेख और दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। तीनों में अंतर हम बता चुके थे कि शिलालेख पत्थरों या पहाड़ों पे लिखा जाता था, और दूसरा स्तंभ लेख जो था वो बड़े बड़े चट्टानों को काट कर स्तंभ बनाया गया था, उस पर लेख खुदवाए गए थे, जिसको बोला जाता था स्तंभ लेख। और तीसरा गुफाएं बनाई गई थी बहुत सारी अशोक के द्वारा, और उनके अंदर भी लेख खुदवाए गए थे, उनको गुहा लेख के अंतर्गत रखा गया है। यही तीन मुख्य रूप से अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही प्रमुख स्रोत के रूप में जाने जाते हैं मौर्य वंश के इतिहास का वर्णन करने के लिए। हो गया, आप समझ गए होंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक एक चीज और हम समझा देना चाहते हैं, जो कि समझना बहुत जरूरी होता है। समझाने के लिए कोई यहाँ टाइम देने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि आप समझे चीज को, याद नहीं करें। और हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि आप इस चीज को समझे। सिर्फ हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या साइंस हो या करंट अफेयर हो, सिर्फ समझें आप समझ जाइएगा तो फिर ऑटोमेटिक वो टिक लग जाता है पेपर में। ठीक है, तो अशोक के बारे में हम लोग देख रहे हैं, अभिलेख तो देख ही चुके हैं। इसमें कुछ बीच में डिस्कस कर लेते हैं कि अशोक जब शासक बनता है, तीसरा शासक के रूप में जाना जाता है, मौर्य वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका बिंदुसार बनता है लड़का, उसके बाद उसका लड़का अशोक बनता है। और वो बाद में देखेंगे कब बनता है, क्या हुआ था उसके काल में, उसने शासक के रूप में कौन कौन कार्य किए थे, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अभिलेख के संदर्भ में एक चीज समझ लेना है अशोक के अभिलेख के बारे में, कि अशोक को शासक या विजय के क्षेत्र विस्तार या विजय सैन्य अभियान के लिए नहीं जाना जाता है। अशोक को मुख्य रूप से उसका जो एक धर्म अपनाया था, और एक अपना ही धर्म चलाया था पूरे देश भर में, और जिसको प्रचार करने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपना अधिकारियों को लगाया था, या अधिकारी नियुक्त किए थे विदेशों में और देशों में, एक अपना ही धर्म का प्रचार किया था, जो कि नैतिकता और सामाजिकता पे आधारित, मानवीय नैतिकता और सामाजिकता पे आधारित एक धर्म अपना बनाया था, और पूरे देश भर में और विदेशों में उसका प्रचार किया था। उसको अशोक का धम्म भी बोला जाता है, इतिहास में पढ़ने को मिलता है। बहुत ही मुख्य टॉपिक हो जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप जान लेते हैं कि अशोक जब अपना मतलब कि 7वें 8वें वर्ष में जब शासन काल में था, तो उसका एक भाई था, चचेरा भाई था, जो कि मतलब निग्रोथ बोला जाता है उसको, निग्रोथ एक उसका भाई था चचेरा, जो कि बौद्ध भिक्षुक पहले ही बन चुका था। अशोक अपने महल में ऐसे ही देख रहा था, तो एक दिन वो भिक्षा मांगते हुए उसके महल से गुजरा, तो उसने देखा और उससे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में समझा सुना, उसी से फर्स्ट बार बौद्ध धर्म के बारे में सुना और समझा, और वहाँ से निग्रोध के कहने पे या समझने पे बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से, मतलब एक तरह से अपना लिया बौद्ध धर्म को। उसके बाद उसी के मगध के क्षेत्र में एक बौद्ध भिक्षुक और विद्वान रहते थे, मोगली पुत्तिस जिनको बोला गया है। अशोक
के काल में ही तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। वही मौगलीपुत्र ने अध्यक्षता की थी। उन्हीं के संपर्क में फिर निग्रोध करने के बौद्ध धर्म के औपचारिक रूप से अपनाने के बाद मौगलीपुत्र से मिले, मौगलीपुत्र से भी प्रभावित हुए। उसके बाद बोला जाता है जो भी उत्तर भारत के साहित्य मिले हैं या जो भी वर्णन मिलता है उससे पता चलता है कि अशोक जो है उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षुक से दीक्षा प्राप्त करके, उपगुप्त याद रखिएगा, ये अशोक के शासन में हम लोग पढ़ेंगे। अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षुक से, बौद्ध भिक्षुक से एक शिक्षा ग्रहण किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसके 1 साल के बाद ही लगभग उसी काल में 8वें वर्ष के आसपास शासन, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के आसपास ये सब घटनाएं बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक के साथ घटी। उसके बाद 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग का विजय किया। कलिंग जो कि उड़ीसा का क्षेत्र माना जाता है, और कलिंग जो नंद वंश के शासन में एक तरह से स्वतंत्र हो गया था। उसके पहले मगध के राज्य में मिलाया गया था, लेकिन कलिंग फिर नंद वंश के शासन में आते आते एक तरह से अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया था। वो बहुत ही मगध के साम्राज्य के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसको अशोक ने जीतना बहुत ही उचित समझा। उसके पास भी बहुत बड़ी सेना थी और एक भीषण युद्ध हुआ 9वें वर्ष में। माना जाता है कि एक कलिंग के साथ बहुत ही बड़ा, मतलब कलिंग के विजय अभियान के दौरान बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें बहुत ही नरसंहार हुए, बहुत ही ज़्यादा सैनिकों की और आम जनता की मृत्यु हुई, जिसके वजह से उसके अंतरात्मा पे, अशोक के अंतरात्मा पे, और ये सब जब युद्ध समाप्त हो गया तो माना जाता है कि 1 लाख लोग मतलब मारे गए थे उस युद्ध में, और 1.5 लाख के आसपास उसमें घायल हुए थे, और बहुत सारे लाखों के संख्या में विस्थापित हुए थे और बर्बाद हुए थे कलिंग के विजय अभियान के दौरान अशोक ने जो किया था। तो वो कलिंग में देखेंगे, ये देख लेते हैं ब्रीफ। उसके बाद इतना बड़ा नरसंहार देख के अशोक उसके हृदय पे बहुत ही, अंतरात्मा पे बहुत बड़ा आघात हुआ था, इसके वजह से वो एक तरह से बहुत ही हिल चुका था अपने से। उसके बाद आता है अपने साम्राज्य में मगध में, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से एक तरह से अपना लिया और अपना एक अभियान चलाया। उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वहीं से वो विजय अभियान को छोड़कर या रक्तपात को छोड़कर, नरसंहार को छोड़कर, जिसको भेड़ी घोष बोला गया है, विजय अभियान में जो भी मार काट या जितने भी नरसंहार होते हैं या मानव की क्षति होती है, इसको भेड़ी घोष बोला जाता है। उसी भेड़ी घोष को छोड़कर इसने एक धम्म घोष को अपना लिया, उसी को अशोक को धम्म बोला जाता है। वहां से एक धम्म अपना धर्म चलाया, बौद्ध धर्म का अपना लिया, और बौद्ध धर्म से बहुत सारी, मतलब मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन एक उसके बाद अपना धर्म चलाया, एक तरह से उसके अशोक के धम्म चलाया। एक तरह से एक धर्म का मतलब होता है कि धर्म का प्राकृत अनुवाद है, रूपांतरण है प्राकृत भाषा में, जिसको धम्म बोला जाता है। तो वो धम्म था क्या, उसके प्राकृतिक, उसके बारे में अभी तक अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है कि अशोक का धम्म आखिर क्या था। भिक्षुक तो, या फिर भिक्षुक नहीं बोले, अनुयायी तो बौद्ध धर्म का था, लेकिन एक बौद्ध, अशोक ने अपना धर्म भी चलाया जिसको अशोक की धम्म बोला गया। उसमें क्या अंतर था? अंतर यही था कि उसने बोला कि सारे धर्म के जो अच्छी अच्छी बातें हैं, या जो मानवीय स्तर पे, नैतिकता के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे जो भी मतलब अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं विभिन्न सारे धर्मों में, जितने सारे धर्म थे उनसे निकाल कर एक जगह उसको बनाया गया और एक मैसेज देने की कोशिश की गई। विभिन्न धर्मों का मतलब एक तरफ से समायोजन किया गया और विभिन्न धर्मों में एक सद्भावना का रूप बनाने की कोशिश की गई कि विभिन्न धर्मों में एक सामंजस्य स्थापित करके उन धर्मों के अच्छी अच्छी बातें जो थी, जो उसको अच्छा लगा सामाजिक और नैतिक स्तर पर,
उसको अपनाकर एक अशोक ने अपना धर्म चलाया, और इसी धर्म को प्रचारित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में अशोक ने अपने अधिकारियों को नियुक्ति किया। अब विभिन्न तरह के नियम बनाए, जिसको धम्म महामात्र बोला गया, जो अधिकारी धर्म का, अशोक के धर्म के प्रचार करते थे। और विभिन्न तरह के अभिलेख और गुहालेख और स्तंभ लेख जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इसी धर्म के को प्रचार करने के लिए ये 3 स्तंभ लेख, गुहा लेख या शिलालेख बनाए गए थे। ठीक है, इस पे जो लेख खुदवाए गए थे विभिन्न तरह के, वो लेख मुख्य रूप से अशोक के धर्म से ही संबंधित थे। ठीक है, मतलब क्या क्या बातें रही, मुख्य मुख्य बातें रही अशोक के धर्म को, और पूरे भारतवर्ष में प्रचार करने के लिए किस तरह से अपना घोषणाएं की गई अशोक के धर्म को लेकर, वही चीजें अभिलेख पर खुदवाई गई और लोगों को प्रचारित किया गया। अभिलेख के द्वारा ही धर्म को प्रचारित करने की कोशिश की गई। तो उसी क्रम में कुछ क्वेश्चन निकल कर बन जाते हैं कि प्रथम लेख में या दूसरे लेख में क्या क्या लिखा गया है। तो वहीं से कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। 14 लेख तो जानते ही हैं, शिलालेख 14 लेख जो होते हैं 1 से लेकर 14 तक। तो सब मुख्य रूप से मुख्य बातें कौन कौन निकल कर आती है उस लेख में, ये यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, प्रथम अशोक के शिलालेख का वर्णन, बृहद शिलालेख जो 14 8 स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं, जो इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, उन पे क्या क्या लिखा गया था और उससे कुछ क्वेश्चन निकाल कर पूछे जाते हैं। तो प्रथम जो लेख है या बृहद शिलालेख जो है, बृहद में 14 थे, तो प्रथम में जो लिखा गया है वो जीव हत्या पर निषेध लिखा गया है कि किसी भी जीव का बलि नहीं देना है, जीव की हत्या नहीं करनी है। इस बारे में मुख्य जो बातें हैं वही बता रहे हैं। लिखा तो बहुत सारी चीजें गई थी, लेकिन मुख्य बातें क्या थी उस शिलालेख का ये बता रहे हैं हमको, हम बता रहे हैं आपको। जीव हत्या पर निषेध बताया गया था प्रथम पे, याद रखिएगा। दूसरे पे मनुष्य तथा पशुओं का चिकित्सा को लेकर विभिन्न तरह के जो उपाय किए गए थे उसका वर्णन देखने को मिलता है दूसरे बृहद शिलालेख, अशोक के बृहद शिलालेख में, मनुष्य तथा पशुओं का चिकित्सा। तीसरा में उसके अधिकारियों द्वारा धर्म का प्रचार, विभिन्न तरह के अधिकारी, जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा, अशोक के द्वारा बोला गया था कि पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष पर घूम घूम कर पूरे भारतवर्ष में एक तरह से धर्म का प्रचार या उसका जो भी आगे में क्या मतलब वृद्धि हुई है उसको धर्म के लेकर, उसका निरीक्षण करेंगे या प्रचार करेंगे, ये लिखवाया गया है, घोषणाएं थी। और धर्म भेड़ी घोष से धर्म घोष में परिवर्तन, भेड़ी घोष बता ही दिए थे, जो विजय अभियान था इसी को भेड़ी घोष, या जो भी युद्ध किए जाते थे उसको भेड़ी घोष बोला जाता था। भेड़ी घोष से धर्म घोष में परिवर्तित, ये चौथा में बताया गया है, याद रखिएगा। ये चीज पूछ देगा कि अशोक भेड़ी घोष से धर्म घोष में परिवर्तित होने का वर्णन किस बृहद शिलालेख में मिलता है, कौन सा है नंबर, तो चौथा नंबर है। इतना याद रखना है आपको। जो भला करता है सबसे महान करता है या कठिन करता है, ये लिखवाया गया है 5वें में। मैं प्रजा का काम सब जगह करता हूँ, 6ठे शिलालेख में लिखवाया गया है कि अशोक अपने को बोलता है कि मैं अगर शयन कक्ष में रहूं, मैं भोजन कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी भी हालत में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं विहार कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, किसी भी समय प्रजा की जब जरूरत है तो अधिकारी हमको जरूर बताएंगे। मतलब अपने प्रजा को लेकर वो बहुत ही सजग होने की इसमें बात करता है कि हमेशा उनके साथ हैं हम, मैं प्रजा का कार्य सब जगह करता हूँ। 6ठे में लिखवाया है। 7 सभी संप्रदाय, सभी जितने भी संप्रदाय सेक्ट्स थे या धर्म थे, उनके बीच में एक तरह से आपसी सामंजस्य स्थापित करके सद्भावना को बनाना, यही 7वें अभिलेख में मुख्य रूप से 7वां जो अभिलेख है बताया गया है, बृहद शिलालेख में बताया गया है। 8वां में धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। बाद में बोला जाता है कि
12वें अपने अभिषेक के 12वें वर्ष में वो बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थलों का यात्रा किया था अशोक ने, उसी का वर्णन इसमें मिलता है। उसमें बाद में देखेंगे कब क्या हुआ था। इसी तरह 9वां था, 11वां था, 12वां था, कुछ खास नहीं है। 13वें में मुख्य रूप से कलिंग विजय जो बताए थे, जिसके बाद से उसका हृदय परिवर्तित होता है, इसके बारे में 13वें अभिलेख में पूछ देगा कि 13वें अभिलेख कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख या किस बृहद शिलालेख से मिलता है, तो 13वें शिलालेख से मिलता है। 14वां में बताया गया कि जो शिलालेख है, जितने भी शिलालेख है, उस पर सभी बातें नहीं लिखवाई गई हैं, कहीं कहीं कुछ कम है, कहीं कहीं ज्यादा है। तो शिलालेख के बारे में इसमें बताया गया 14वें में। तो यही मुख्य रूप से 2-4 बातें हैं जो कि बृहद शिलालेख से निकल कर आती हैं बातें। इसके अंदर तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो आपको अभी नहीं जानना है। उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे निकाल कर नहीं पूछे जाएंगे, आगे में भी नहीं पूछे जाएंगे, 2-4 5-10 साल बाद भी नहीं पूछे जाएंगे। स्तंभ लेख, पिलर इडिक्ट्स बोलते हैं इसको, इडिक्ट्स। स्तंभ लेख दूसरा में बताए थे कि दूसरा अभिलेख में दूसरा प्रकार जो है वह स्तंभ लेख है अशोक का। तो इसमें मुख्य रूप से धर्म तथा प्रशासनिक कार्य जो थे, धर्म तथा प्रशासनिक बातों का उल्लेख मिलता है। लगभग एक ही सामान सभी में मिलता है जो भी लेख खुदवाए गए थे अशोक के द्वारा। इसमें बृहद शिलालेख थे, बृहद स्तंभ लेख थे। जैसे कि शिलालेख में भी 2 थे, बृहद और लघु, उसी तरह से स्तंभ लेख में भी बृहद और लघु स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं। बृहद स्तंभ लेख जिनका संख्या 7 है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखिएगा। बृहद स्तंभ लेख जिनकी संख्या 7 है, 7, ये याद रखिए, 7 ही है, ये 14 है, ये 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 6 स्थानों से 7 बृहद स्तंभ लेख प्राप्त किए गए हैं अशोक के, इतना ही याद रखना है। और कहाँ कहाँ से प्राप्त किए गए ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखा है, इस चीज को देख लेते हैं। 1 नंबर में है दिल्ली टोपड़ा, दिल्ली मेरठ, सॉरी, दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है, यह मेरठ में है। मेरठ में पहले था, पहले जब अशोक ने बनवाया था तो इसको मेरठ में स्थापित किया था। पहला जो नंबर का बृहद स्तंभ लेख है ये मेरठ में था, ठीक है। लेकिन बाद में जब एक एफएसटी, इसको जानते होंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए हैं इसको एफएसटी, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, ये बाद में बढ़ेंगे हम लोग गुलाम तुगलक वंश में, मध्यकालीन भारत में। फिरोज शाह तुगलक एक शासक था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। उसमें फिरोज शाह तुगलक ने फिर दिल्ली में इसको लाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली मेरठ अभिलेख था, ये मेरठ में था, दिल्ली मेरठ। और दिल्ली टोपड़ा था, ये टोपड़ा एक जगह था हरियाणा में। दूसरा नंबर में देख लेते हैं, टोपड़ा हरियाणा के अंबाला जिला, अंबाला जिला दिख रहा होगा कि टोपड़ा गांव, टोपड़ा एक गांव है हरियाणा में, अंबाला डिस्ट्रिक्ट जो है, हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में एक टोपड़ा गांव है। वहीं से फिर फिरोज शाह तुगलक ही, तुगलक वंश का महान शासक के रूप में जाना जाता है, इसको दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने 2 अशोक के स्तंभ, बृहद स्तंभ लेख को दिल्ली लाया था। एक था मेरठ में और दूसरा टोपड़ा में, हरियाणा के टोपड़ा में। एक मेरठ में, दूसरा हरियाणा के टोपड़ा में, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लगवाया था। ये मुख्य रूप से माना जाता है जो दिल्ली टोपड़ा है, जो हरियाणा के टोपड़ा ग्राम में था, यह अंतिम स्तंभ लेख था अशोक का, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने एक मेरठ और एक टोपड़ा, एक यूपी के मेरठ, एक हरियाणा के टोपड़ा, ये 2 स्थानों पे जो अशोक के स्तंभ लेख थे, उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाया था। इसको याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, हमारे लिए तो नहीं है, और हमारे जो हम बातें जो सुन रहे हैं स्टूडेंट सही से, उनके लिए भी नहीं रहेगा। लौड़िया अड़ेराज, अड़ेराज या अड़ेराज बोलते हैं इसको, ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिला में है। 3 मुख्य रूप से बृहद स्तंभ लेख के रूप में जो है, जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उसमें 3 स्थान से जो प्राप्त हुआ है वो 3 बिहार में ही है। एक लौड़िया नंदगढ़ है, लौड़िया अरेराज चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और लौड़िया नंदगढ़ चंपारण में, रामपुरवा, ये 3 याद रखिएगा।
तीनों ही चंपारण से प्राप्त हुए हैं। एक लौड़िया नंद आर्यराज, अभी जगह का नाम है लौड़िया, नंदगढ़ और रामपुरवा। ये तीन ही बृहद स्तंभ लेख जो अशोक के थे, ये तीनों बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है, इसका लोकेशन क्या है, इसके बारे में जानना है तो हम बता देंगे अगले वीडियो में। बिहार के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री, बिहार के हिस्ट्री जब हम लोग आएंगे तो उसमें देख लेंगे कि कहाँ कहाँ ये किस किस लोकेशन पे चंपारण में अवस्थित था। लेकिन इतना याद रखिए कि लौड़िया आर्यराज, लौड़िया नंदगढ़, रामपुरवा, ये तीनों बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, जो कि अशोक के बृहद स्तंभ लेख यहाँ अवस्थित है। ठीक है। छठा स्थान जो है वो प्रयाग है। प्रयाग तो जानते ही होंगे, इलाहाबाद बोला जाता है। आरंभ में कौशाम्बी, कौशाम्बी में था, कौशाम्बी जनपद में था, वहाँ था। फिर जहांगीर जो था, जहांगीर अकबर का लड़का, उसने इसको इलाहाबाद किला में, इलाहाबाद का जो मुगल का किला था वहाँ इसको लगवाया था। प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है इसको। ठीक है। यही मुख्य रूप से स्तंभ लेख या पिलर इडिक्ट्स रहे थे अशोक के। पिलर इडिक्ट्स, ये 7 पिलर मिले हैं जो कि 6 स्थानों से भारतवर्ष में प्राप्त हुए हैं। 3 तो बिहार में, एक तो प्रयाग में, 2 दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि पहला मेरठ में था और दूसरा टोपरा में था, हरियाणा के। ठीक है। लघु स्तंभ लेख देख लेते हैं। 2 प्रकार के बताए थे आपको, लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख बताए थे। लघु स्तंभ लेख पर अशोक की राज घोषणाएं खोदी गई हैं, जो भी घोषणाएं किया गया था राजा के द्वारा, वो वही बताया गया है। इसमें भी विभिन्न तरह के नैतिक और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। 1 नंबर में लघु स्तंभ लेख में सांची एक जगह है मध्य प्रदेश में। कुछ मुख्य देख लेते हैं। सांची मध्य प्रदेश में, रायसीना डिस्ट्रिक्ट, एक मध्य प्रदेश में रायसीना डिस्ट्रिक्ट है, रायसीना डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे सांची है, सांची। यहाँ पे एक लघु स्तंभ लेख बनाया गया था। और दूसरा सारनाथ, सारनाथ में भी एक, सारनाथ जो कि बनारस के क्षेत्र में था, वहां भी एक स्तंभ लेख था। कौशाम्बी में भी एक था, कौशाम्बी में, कौशाम्बी अभिलेख में। कौशाम्बी में भी एक था और एक रूमदेही अभिलेख। ये नेपाल के तराई में पड़ता है। रूमिनदेही याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है रूमिनदेही। नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल में था रूमेनदेही। रूमेनदेही में बोला जाता है कि ये सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है। छोटा अभिलेख, छोटा अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख के रूप में इसको जाना जाता है अशोक के रूमदेही। ये कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी, इससे एक फैक्ट्स निकल कर आते हैं, हमको लग रहा है इसमें रानी, इसको रानी का अभिलेख भी बोला जाता है, रानी का अभिलेख, इसलिए कि इसके जो पत्नी थी अशोक के, कारुआकी एक पत्नी थी उसकी, उसी के बारे में इसमें चर्चा मिलता है। थोड़ा सा हम देख लेंगे इसमें, लेकिन याद रखिएगा ये रानी का अभिलेख इसको बोला जाता है। यही 2 याद रखिएगा। ठीक है। गुहा लेख, गुहा लेख के बारे में तो हम बता ही दिए थे कि 3 प्रकार के अभिलेख थे, तो इसी तीसरा देख लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें तथा 19वें वर्ष में गुफा का निर्माण कराया था बराबर की पहाड़ियों में। ये याद रखिएगा कि अशोक ने कहाँ निर्माण कराया था गुफाओं का या गुहा लेखों का, तो गुफाओं का निर्माण बराबर की पहाड़ियों पर कराया था, जिसको खलवीत पर्वत भी आज के वर्तमान के समय में बोला जाता है। ये मुख्य रूप से जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, उसी में विभिन्न तरह के पहाड़ियाँ, रेंजेस मिलती हैं, पहाड़ी श्रृंखला है। उसी पहाड़ी के अंतर्गत में एक बराबर की पहाड़ी है, उस पर 2-3 गुफाओं का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। और वो 3 गुफाओं या को निर्माण कराया गया, उसके भी अंदर विभिन्न तरह के लेख खुदवाए गए। और उस गुफाओं का निर्माण करवा के फिर आजीवक संप्रदाय एक था बाद में, जो बौद्ध धर्म के समय में हम लोग थोड़ा सा देखे थे, आजीवक संप्रदाय जिसका संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल था, उसको एक तरह से दान में दे दिया गया था ये गुफाएं, जो कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक के द्वारा बनाया गया था।
तो ये 3 गुफाएं सब मुख्य रूप से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। इससे ज्यादा तो कुछ पूछा नहीं जाता है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको लग रहा है। 1 नंबर में बोला जाता है सुदामा, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 1 नंबर ये दिख रहा होगा, सुदामा गुफा दिख रहा है ना। सुदामा गुफा एक था, नाम याद रखिएगा, सुदामा गुफा। और दूसरा एक था कर्ण चौपाड़, बोला जाता है कर्ण चौपाड़, चौपाड़। और तीसरा एक था विश्व झोपड़ी। ये पूछ देगा कि विश्व झोपड़ी का निर्माण या कर्ण चौपाड़ या सुदामा का निर्माण किसने करवाया था, तो फिर आप फंस जाइएगा। सुदामा। यही गुफाएं 3 गुफाएं थी जो कि आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था अशोक के द्वारा। समझ गए। उसके बाद उसका एक पौत्र होता है, दशरथ नाम है, वो भी याद रखिएगा। उसने भी एक नागार्जुन पहाड़ी, वही जहानाबाद से बगल के क्षेत्र में एक जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी से कुछ दूर हट के उसी के रेंज में आता है एक नागार्जुन पहाड़ी है, वहां पे 3 उसने भी गुफाओं का निर्माण किया था। और वो भी दशरथ उसका पौत्र, मतलब लड़का का लड़का दशरथ था, उसने भी निर्माण कराया था। वो आजीवक संप्रदाय को ही दान में दिया गया था, ये याद रखिएगा। सो मुख्य रूप से माना जाता है कि गोपी एक नाम का कोई गुफा है जो कि जहानाबाद में है। और दूसरा एक लोमर्सी, गोपी लोमर्सी, जो कि दशरथ ने बनवाया था और दान में दिया था। इसमें विभिन्न तरह के लेख खुदवाए गए थे उसके अंतर्गत में, गुहा लेख के अंतर्गत में। यहाँ समाप्त होता है। स्रोत के बारे में समझ लिए किस तरह से जानकारी कहाँ से क्या गया था, थोड़ा सा दम के बारे में सब चीज समझ ही चुके हैं। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने संस्थापना किया था, मतलब कि इसका मगध पे, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वही चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे। उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बारे में बोला जाता है, मतलब किंवदंतियां एक तरह से कथा कहानी के रूप में जाना जाता है कि मतलब जब चाणक्य आते हैं तक्षशिला से और बोलते हैं मगध में आकर नंद वंश के शासक घनानंद से कि एक संगठित राज्य के रूप में मतलब विकसित कीजिए इस पूरे भारतवर्ष को, मगध मगध के द्वारा। और आप शक्तिशाली भी हैं, सक्षम भी हैं, सब बताया जाता है। और बताया जाता है कि विदेश से जो आक्रमण हो रहे हैं उसके लिए पश्चिमोत्तर प्रांत में एक तरह से बहुत ही संगठित सेना का गठन करिए और पूरे भारतवर्ष को संगठित करने का एक काम करिए। लेकिन नहीं माना और वहाँ अपमान किया चाणक्य को। और चाणक्य फिर आते हैं और एक तरह से प्रण लेते हैं, अपमान करके धक्का मार के निकाला जाता है। तो बोलते हैं कि जब तक नंद वंश का विनाश नहीं करेंगे तब तक अपना शिखा या बाल नहीं बांधेंगे। ब्राह्मण उस समय बाल बांध कर रखते थे, बाल उनका अपमान के क्रम में खोला गया था। वो बोलते हैं कि अपना बाल हम नहीं खोलेंगे, बांधेंगे, बोला जाता है, ये प्रण लेते हैं। उसके बाद जाते हैं तो एक विंध्याचल का जो क्षेत्र है, भारत के बीच के क्षेत्र में एक मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत है, उस पहाड़ी के क्षेत्र में इनको संजोग बस एक बालक को देखते हैं जो कि खेल खेलते रहता है और उससे प्रभावित होकर फिर उसको ले जाकर बहुत दिनों तक उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं तक्षशिला में। और शिक्षा दीक्षा देकर फिर एक सेना तैयार करते हैं और मगध के क्षेत्र में आते हैं और आक्रमण करते हैं। फिर नंद वंश के शासक को या घनानंद को हराते हैं और वहां से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। यही जान लीजिए, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं जानना है। 322 से 298 बीसी माना जाता है इनका काल, चंद्रगुप्त मौर्य का। यूनानी ग्रंथ में इनका 3 नाम मिलता है मुख्य रूप से, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बोला जाता है कि ये जो नाम 3 ग्रंथ यूनानी ग्रंथ में मिले हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। 1 नंबर में सेंड्रोकोटस आपको बता चुके थे फर्स्ट वीडियो में। दूसरा एक एंड्रोकोटस भी इनका नाम है। और तीसरा एक सेंड्रोकोप्टस। ये 3 नाम मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही प्रयोग किए गए हैं, और किस में, वो भी यूनानी ग्रंथ में। ठीक है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, चंद्रगुप्त की उपलब्धियां। माना जाता है कि मगध के
मगध पे जब विजय अभियान किया फर्स्ट टाइम में, तो चंद्रगुप्त थोड़ा सा विचलित हुए थे और वो सेना देखकर वापस फिर रिटर्न गए थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले मगध पे नहीं करेंगे, पहले उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीतेंगे, उसके बाद। तो पहला एक बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र को विजित किया, उसके बाद मगध पर आक्रमण किया यहाँ से सेना लेकर। फिर मगध का विजय हुआ, मर्द वंश की स्थापना मगध पे हुई, शासक बना। उसके बाद माना जाता है कि एक सेलुकस उपलब्धियां में तीन, उत्तर पश्चिमी सीमा विजय, मगध विजय, तीसरा सेलुकस से युद्ध। सेलुकस एक जो वही बेबीलोन के संधि हुआ था सिकंदर की मृत्यु के बाद, तो सेलुकस शासक बना था पश्चिमोत्तर प्रांत, जो अफगानिस्तान के क्षेत्र थे, भारत से सटे हुए सीमा क्षेत्र जो थे, वहां तक उसका राज था सेलुकस का। उसके बाद उसने बैक्टीरिया के भी क्षेत्र को जीत लिया, जो मध्य एशिया के क्षेत्र को। उसके बाद बोला कि जो सिकंदर नहीं कर पाया, विजय नहीं कर पाया, अब हम करेंगे। तो उसने बहुत ही बड़ा एक सेना लेकर फिर से भारत पे अभियान किया, जो कि 305 या 304 बीसी के आसपास बताया जाता है। 304-5 बीसी में सेल्यूकस ने फिर से एक बार भारत पे आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करके, एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना, सिंधु नदी को पार करके फिर आ गया था ये भारत के क्षेत्र में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सेना भेजा और खुद गया, और उससे एक युद्ध हुआ, बहुत ही भीषण युद्ध माना जाता है सेलूकस के साथ। ये सेलूकस निकोटर बोला जाता है इसको। और इस युद्ध में सेलूकस हार जाता है, पराजित हो जाता है, और हारने के बाद फिर एक संधि किया जाता है सेलूकस के साथ। ये संधि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या यहाँ से क्वेश्चन निकाल कर पूछे जाते हैं। सेलूकस से युद्ध में जब सेलूकस जब पराजित हुआ चंद्रगुप्त से, तो एक संधि किया गया। संधि के अनुसार तीन मुख्य रूप से बातें निकल कर आती हैं। एक तो सेलूकस की एक बहन थी हेलेना, हेलेना नाम था, यहाँ दिख रहा होगा आपको। इस युद्ध के संधि के अनुसार हेलेना से वो शादी करता है, मतलब सेलूकस की बहन हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। और दूसरा होता है कि माना जाता है कि 5 हाथी सेलूकस के द्वारा इसको दिया गया था चंद्रगुप्त को उपहार स्वरूप संधि के अनुसार। और 4 राज्य जो कि सेलूकस के नेतृत्व में प्रशासित होते थे, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत या पश्चिमोत्तर प्रांत से सटे हुए क्षेत्र जो थे, उसमें मुख्य रूप से ये 4 राज्य थे सेलूकस के अंतर्गत, जो सेलूकस के विजय क्षेत्र में थे। वो 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है। एक नंबर में हेरात, दूसरा कंधार, तीसरा मकरान, चौथा काबुल, ये मिलता है। तीन देख लिए, तीन महत्वपूर्ण बातें देख लिए। 4 राज्य मिलता है, सेलूकस की बहन हेलेना से शादी होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, और 5 हाथी मिलता है इसको, और 4 राज्य में कंधार, मकरान, काबुल और हेरात मिलता है। ये सब अफगानिस्तान के लगभग क्षेत्र से। और एक मुख्य रूप से और बात चौथा नंबर में निकल कर आती है संधि के अनुसार, कि सेलूकस के राज्य में, दरबार में एक बहुत ही विद्वान आदमी रहता था, मेगास्थनील। उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है राजदूत बनाकर, जिसने बाद में इंडिका लिखा और बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य या रचना के रूप में जाना जाता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। यही मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां रही। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य फिर इतना बड़ा प्रशासन स्थापित करके, फिर इतने बड़े साम्राज्य स्थापित करके, इतना विजित क्षेत्र, इतना विजय अभियान किया। बोला जाता है कि सेलूकस से युद्ध के बाद उसने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारतवर्ष को एक तरह से रौंद डाला था। हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान के क्षेत्र से मैसूर तक, और हिंदू कुश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, और हिमालय उत्तर में, हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूरे भारतवर्ष को रौंद के एक तरह से मगध राज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इतना बड़ा विजय करने के बाद फिर उसका मन विरक्ति में आता है। और तीसरा फिर उसका एक लास्ट समय में क्या होता है कि
बौद्ध ग्रंथ जो महावंश, महावंश नहीं, एक मिनट बता रहे हैं आपको, महायान संप्रदाय के जो संस्थापक थे भद्रबाहु, उनके साथ फिर वो चला जाता है। ये अकाल जब पड़ता है मगध में 12 वर्ष के लिए, तो उस समय भद्रबाहु के साथ चला जाता है वो कर्नाटक में, कर्नाटक कर्नाटक जाता है। कर्नाटक में एक चंद्रगिरी पर्वत कोई है, वहां पे अपना तपस्या करके, बौद्ध धर्म में एक तपस्या की विधि है, संलेखना पद्धति जिसको बोला जाता है, संलेखना पद्धति याद रखिएगा। संलेखना पद्धति जो कि एक तपस्या का प्रवृत्ति माना जाता है, वो मुख्य रूप से उसी विधि से अपना प्राण त्याग देता है। संलेखना विधि में यह होता है कि बिना खाए पिए अपने आप के प्राण को त्याग देना। यही संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होता है। उसके बाद उसका पुत्र बनता है जिसको बिंदुसार या मित्रघात बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में थोड़ा बहुत देख के, और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को देखकर उसके अगला वीडियो में पूरे मौर्य वंश को समाप्त करेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल से 2-3 वीडियो आएंगे, उसके बाद गुप्ता पीरियड को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टाइम लगेगा लेकिन पूरा व्यवस्थित, पूरा ही मतलब एक तरह से व्यवस्थित तरीके से चीजें सामने आएगी आपके। इसके बाद कुछ नहीं बच जाएगा, ना मुख्य मेंस के स्तर पर, ना प्री के स्तर पर। इसके बाद कुछ नहीं बच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।